हेलो गाइस, टुडे इज लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी। टोटली समाप्त करेंगे और पूरी इंडियन इकोनॉमी हम कवर करेंगे विद द लेक्चर्स, है ना। कमिंग जो डेज है उसमें लेक्चर आएंगे। लेक्चर नंबर 1 ही रिकॉर्ड होने जा रहा है। इस तरीके से पूरी इकोनॉमी तो चलिए लेक्चर नंबर 1 है, बिना टाइम वेस्ट किए। इसके लिए मैं आपको शुरुआत में ही कहना चाहूँगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो है ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यदि आपको पसंद आए इंडियन इकोनॉमी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को बिना बकवास किए स्टार्ट कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी करने वाले हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स होती है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जैसे हम सबकी जो है इच्छाएं बहुत होती है ना, कि हमें ये मिल जाए, कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना। ये सब कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन पैसा हमारे पास कम होता है। उन सारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ध्यान दीजिए, हमारी इच्छाएं जो है अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। स्केयर रिसोर्सेस मतलब लिमिटेड रिसोर्स है। तो कैसे हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यानी कि मैक्सिमम अपनी विशेष को पूरा कर पाए, इसी को अध्ययन करने वाली साइंस को इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ आया? यदि समझ आया हो तो लाइक वीडियो को अभी ठोक दीजिए। यानी कि आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड है और आपके पास सोर्स जो है यानी कि पैसा जो है वो कम है। और कैसे आप कम से कम पैसे में अपनी अधिक से अधिक जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर लेंगे, इसका अध्ययन करने वाले साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे यहाँ पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इकोनॉमिक्स की यदि बात की जाए तो ये तीन फैक्टर पे घूमती है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। जिसका मतलब ये है कि आप कितना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि आप क्या सबसे पहले तो आपको इसके ये जो है तीन सेंट्रल प्रॉब्लम पे घूमती है। क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम? तीन सेंट्रल प्रॉब्लम इसमें हमेशा बनी रहती है। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि आपको क्या उत्पादन करोगे, सबसे पहले तो यही डिसाइड कर लो। फिर जब ये पता चल जाए कि क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद फिर आपके पास समस्या आती है हाउ टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स कि आप कैसे प्रोड्यूस करोगे उस चीज़ को। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स कि आप जो चीज़ बना रहे हो वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमिक में हो सकती हैं। किसी भी इकोनॉमी में तीन सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। पहला तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब है कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे। हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोड्यूस करोगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। ये तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एवरी इकोनॉमी यू कैन सी, है ना। तो तीन ये सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की हो गई। अब देखिए यहाँ पे कौन जो है प्रोड्यूस करता है। देखिए, इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई बिजनेस भी प्रोड्यूस कर सकता है, कोई गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने आपको सारी चीज़ें वही बता दी। तो यहाँ पे जो है ब्रांचेस पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को जो है दो ब्रांचों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स इज लार्जली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म लेवल पे देखना, जैसे बहुत छोटा छोटा देखना। जैसे मान लो आप एक देश है, देश में किसी एक घर का खर्चा देख रहे हो तो उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। किसी एक घर का यदि आप खर्चा देख रहे हो तो उसको हम स्टडी किसके अंतर्गत करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। या आप किसी देश की एक छोटी सी बाजार में चले गए, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन आप करने लगे, रुपये पैसे वाली, तो उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो क्या होता है? मैक्रो जो है ये बड़े लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जीडीपी आदि इत्यादि वगैरह, ये मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, इसका यदि यदि आप बड़े लेवल पे देखने लगे अपनी प्रॉब्लम को, तो उसको कहेंगे आप माइक्रो स्टडी कर रहे हो, ना कि माइक्रो स्टडी कर रहे हो। तो जो थिंकिंग है वो हमेशा माइक्रो लेवल पे होनी चाहिए, ना कि माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल पे अध्ययन करने से जो है हमें एक एवरेज प्राप्त होता है, जबकि माइक्रो लेवल पे उस एक निश्चित भूभाग का बारे में हमें पता चलता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे एरिया को देखना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उनको हम देश के लेवल या बड़े बड़े लेवल पे देखें तो उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम डिटेल में चर्चा करते हैं। द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद हाउ इंडिविजुअल्स टेक ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस लाइक प्राइस राइज, डिफ्लेशन एंड सेविंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है, किससे डील करता है? इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि प्राइस में राइज क्यों आया, जैसे मान लीजिए गोभी पत्ता या कोई भी सब्जी बढ़ने लगी, उसकी रेट क्यों बढ़ रही है, उसमें डिफ्लेशन क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की जैसे डिमांड जो है, पहले तो प्राइस बढ़ा लेकिन प्राइस जब घटने लगे किसी चीज़ का तो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। आगे चल के हम इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में पूरा डिटेल में डिफ्लेशन के बारे में बताएंगे क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना ही मान लीजिए, प्राइस राइज होने लगे यानी कि प्राइस किसी सब्जी या किसी मार्केट में बढ़ने लगे किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का तो उसको हम कहेंगे प्राइस राइज, और डिफ्लेशन होता है उसका अपोजिट। समझ गए? तो अभी इतना ही आप समझिए, आगे वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताएंगे। तो कैसे हम बचत करें, तो ये एक इंडिविजुअल फैमिली ही देखती है ना, एक परिवार। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल कंज्यूमर को, यानी कि एक अकेले व्यक्ति को, ठीक है, या वो अकेले एक फर्म हो सकती है, या एक अकेला बिजनेस हो सकता है, या एक अकेली फैमिली हो सकती है। खैर अब यहाँ पे स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स होता है लार्ज या एक्सेसिव। लार्ज मतलब बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंट्री यानी कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी का अध्ययन करती है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक एरिया को कहते हैं। इकोनॉमी एक एरिया जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो जब कोई बड़ी इकोनॉमी हो, जैसे इंडिया, यूएस इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो द इंडियन इकोनॉमी है। तो द यूएस इकोनॉमी यानी कि पूरे पूरे देश का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, जिसमें आपका आता है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी आदि इत्यादि वगैरह। खैर अब चलिए यहाँ पे जो है हम इनका जो है बेहतरीन अध्ययन करते हैं, क्या इनमें मेजर डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लें माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर फैमिली फर्म को देखता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी। होल का मतलब होता है कि संपूर्ण, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। खैर डील विद का मतलब किससे डील करती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से डील करती है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति या एक फर्म या एक बिजनेस वगैरह वगैरह। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल को देखती है, जिस तरह का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो जो है पूरी इकोनॉमी को, यानी कि पूरी इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए, यानी कि एक एक परिवार को, पूरे देश के परिवार को जोड़ दिया जाए, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट। एक एक पूरे बिजनेस को जोड़ दिया जाए पूरे देश को कहेंगे एग्रीगेट। तो ये पूरे जैसा कि आप समझ रहे हैं पूरे देश को या पूरी इकोनॉमी बड़ी लार्ज नंबर पे देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कंसर्न विद मतलब है कि ये जो है इससे मिलता क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइस, प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो है प्रोडक्ट का प्राइस डिफाइन होता है, और इसका फैक्टर प्राइस भी इसी से डिफाइन होता है ना। अब ये थोड़ी ना देखेंगे कि देश के लेवल पे क्या उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ये माइक्रो लेवल पे ही हो जाता है, किसान अपना निर्धारित कर देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाती है कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है भी आगे वाले वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेशनल इनकम दरअसल कुछ नहीं होता है, ये जीडीपी आती है पहले, फिर एनडीपी आती है, फिर जीएनपी आती है, फिर एनएनपी आती है। एनएनपी को ही हम नेशनल नेट नेशनल नेट प्रोडक्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये नेशनल इनकम से डील करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से डील करता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब अगर अलग अलग टर्म है इकोनॉमिक्स में, याद रखना। तो ग्रोथ का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने पिछले महीने 100 लीटर दूध का उत्पादन किया, इस महीने 107 लीटर कर दिया, तो उसको हम कहेंगे कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस मंथ। चलिए अब टूल्स यूज, यहाँ पे जो है डिमांड एंड सप्लाई का टूल यूज किया जाता है प्राइस निर्धारित करने में, लेकिन यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का टूल यूज किया जाता है, यानी कि संपूर्ण डिमांड संपूर्ण सप्लाई। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ प्रोडक्ट की प्राइस निर्धारित करने में। ठीक है, और इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट है
ये जो है इन्फ्लेशन देश में कितना है, यानी कि महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है। यदि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो है देश तरक्की कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। गरीबी कितनी है हमारे देश में ये हम पर कैपिटा इनकम वगैरह से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं एक अगला फैक्टर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? इसमें जो है ये आपको ये बताता है कि आप कितने दो चीज़ों से आप कितने प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक चीनी मिली, मान लीजिए आपको शुगर आपके पास है, ठीक है, आपके पास शुगर है। शुगर छोड़िए, मैं आप पे मान लेता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पोटैटो है, ठीक है, और आपके पास जो है पोटैटो है और जो है आपके पास रोटी है यानी कि ब्रेड है। तो इससे आप क्या क्या चीज़ बना सकते हो? तो इसके पास आपके पास आंसर होंगे बहुत सारे। आप कहोगे इन दोनों चीज़ों से कई सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। जैसे कोई मान लीजिए कुछ बना ले, जैसे मान लीजिए कोई आलू की सब्जी बना ले, है ना, सब्जी, और कोई हो सकता है पराठे बना ले, है ना कोई हो सकता है कचौड़ी बना ले। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे कि दो चीज़ों से कोई कचौड़ी बना ले, कोई वो आलू ब्रेड वाला बना ले, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये दो चीज़ों से कई सारी चीज़ें बन रही हैं। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि पीपीएफ, यानी कि कोई लिमिटेड चीज़ों से आप कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाई। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए इकोनॉमी जो है वो लगभग दो तरीके की होती है। एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक मार्केट इकोनॉमी होती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक में क्या होता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी टेकन बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। यहाँ पे जो इकोनॉमिक के जो सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं उसके जो डिसीजन लेने का अथॉरिटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है ना, उस देश की। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी हो गई, तो ये एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी में जो है सप्लाई एंड डिमांड का खेल रहता है। जिस हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड होगी उस हिसाब से जो है प्राइस का निर्धारण होता रहता है ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल यूएसए की इकोनॉमी, और ये मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए की इकोनॉमी। अभी आगे चल के हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप कोई अपनी मनपसंद की चीज़ खाएं और आप कहें कि यार मज़ा आ गए, है ना, कि मज़ा आ गया। तो मज़ा आ गया तो इसको हम तौल के तो बताएंगे नहीं कि 5 रुपए का मज़ा आया, 10 का मज़ा आया, 9 का मज़ा आया, ये कहीं से तौलोगे, है ना। तो यूटिलिटी को जो है हम माप नहीं सकते हैं, यानी कि मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर दो। आप कभी भी किसी दो चीज़ों के बारे में अच्छे से बता ही नहीं सकते हो, सिर्फ उनका कंपैरिजन कर सकते हो। आप इंडिविजुअल कभी भी किसी चीज़ की उपयोगिता बता ही नहीं सकते हो। यानी कि आपको यदि आपको किसी चीज़ की उपयोगिता बतानी है तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन ही करना पड़ेगा, तभी हम उसकी उपयोगिता यूटिलिटी बता सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक चिल्लाई जाए कि आलू का, मान लीजिए आपको कुछ भी पोटैटो का बना के लाया जाए, आपसे कहा जाए इसकी उपयोगिता बताओ, तो क्या आप ये कहोगे कि 5 का मज़ा है, 6 का मज़ा है, 7 का मज़ा है? तो ये तो कहोगे नहीं। हाँ, ये जरूर कहोगे कि ये जगह उससे अच्छी थी, है ना। तो कुछ नहीं, बस मैं यही आपको बता रहा हूँ कि यूटिलिटी का इकोनॉमिक में बस यही महत्व होता है कि जो आपकी इच्छा को, यानी कि आपको सेटिस्फाई कर दे, वही हम उसकी उपयोगिता कहते हैं, उस कमोडिटी की उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। यूटिलिटी का महत्व तो यही है, जो आपकी कैपेसिटी को सेटिस्फाई करते हैं। और इसको जो है कई लोगों ने इसको मापा भी है, ठीक है। यूटिलिटी जो होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी भी करती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी, जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर सर्दी पड़ रही है, ठंडी है, तो यहाँ पे कंबल का यूटिलिटी है, उपयोगिता है। लेकिन कोई ऐसी कंट्री चली जाइए जहाँ पे गर्मी पड़ रही हो, तो वहाँ पे क्या कंबल की उपयोगिता होगी, यूटिलिटी होगी? तो देखिए ना, प्लेस टू प्लेस यानी कि जगह टू जगह यूटिलिटी जो है वो वेरी करती है, एक सम सेम नहीं होती है।
पर्सन टू पर्सन वेरी करती है यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको पसंद आती है और सामने वाले को नहीं आती है, तो ये पर्सन टू पर्सन भी यूटिलिटी जो है वेरी करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? कार्डिनल यूटिलिटी दरअसल कुछ लोगों ने जो है इसको एक नापने का प्रयास किया यूटिलिटी को, कि 70 यूनिट की मजा आई, 50 यूनिट की मजा आई। तो ये तो फालतू की बातें हैं। बस यही मैंने आपको टर्म्स बताना था कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि उपयोगिता को जो अंकों में, डिजिट में नाप दे। खैर, अब यहाँ पे जो है हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या होता है? तो देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यदि आप देखोगे तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी मान लीजिए आप खाना खाने बैठे, ठीक है, और यहाँ पे दरअसल एक ग्राफ यूज होगा, याद रखना, एक ग्राफ यूज होगा। आप जब खाना खाने बैठते हो तो आपका जो है भूख लगने का जो लेवल होता है एकदम ऊपर ऐसे जाता है, जाता है, जाता 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 जाता, लेकिन जैसे ही आप जो है जीरो पे पहुँचे, यानी कि आपकी भूख मिटी, आप जीरो पे आए, तो आपकी जो है भूख खत्म हो जाती है। तो अब आप क्या खाना खाओगे? नहीं खाओगे, और यानी कि आपका मन जो है ऊब जाएगा। फिर ये कर्व जो है जिस रफ्तार से ऊपर गया था उस रफ्तार से नीचे आएगा, और नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, आप खाना खाना बंद कर दोगे, यानी कि बिल्कुल ही आपका मन भाग जाएगा। यदि आप जबरदस्ती यदि आप खाओगे तो ये जो यूटिलिटी है वो माइनस में चली जाएगी, है ना। ये अगर आप जबरदस्ती खाते रहोगे, इसी को दरअसल जो है हम लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप जैसे मान लीजिए रोटी खाने बैठे, एक अतिरिक्त रोटी जो आपने यहाँ पे खाई, आपने जो एक अतिरिक्त रोटी खाई, जैसे मान लीजिए ये जो है कर्व ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आपकी इच्छा खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपने सोचा कि एक रोटी लाओ और खा ले, तो इसी जो रोटी है या ब्रेड है, इसको जो है हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, समझ गए। जो एक रोटी आपको अतिरिक्त खाने से आपकी जो यूटिलिटी है वो मतलब ऊपर चली गई, जो आपकी जीरो शून्य तक जहाँ थी, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि आप जब एक समय बाद आपकी भूख मिट जाती है तो आपका जो ये कर्व है नीचे आने लगता है, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। खैर, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होती है? तो डिमांड जो है वो, ये देखिए यहाँ पे इसकी डिफिनेशन भी लिखी है। डिमांड, द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड। देखिए, वह कमोडिटी जिसको एक कंज्यूमर इच्छा रखता है खरीदने की और वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है, उसको हम डिमांड कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डिफिनीशन है, तो ये आप जो है यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगे आप लर्न कर लीजिए। खैर, अब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने लगे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का जो वक्र है, यानी कि जो कर्व है, वो हमेशा जो है प्राइस के कंपैरिजन में नीचे जाता है, प्राइस के कंपैरिजन में नीचे जाता है। यानी कि क्वांटिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, ये देखिए, क्वांटिटी जैसे जैसे आपकी बढ़ी, वैसे वैसे जो है आपका जो प्राइस है वो कम होने लगा। जैसे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इधर मैंने एक कर्व बनाया, कर्व को पढ़ना सीखिए, ऐसे नहीं काम बनेगा। देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छा दिखे, ये यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए, जब क्वांटिटी जो है ये देखिए बहुत हो गई, जैसे देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पे आ गई, तो प्राइस देखिए कितना कम हो गया है। तो जब क्वांटिटी आपने बढ़ाई, यहाँ पे जब क्वांटिटी, यहाँ पे फोकस कीजिए, ये क्वांटिटी है इसके साथ, ठीक है। ये क्वांटिटी आपने जब बढ़ाई तो प्राइस देखिए यहाँ पे आ गया, कम हो गया। और जैसे जैसे आपने क्वांटिटी यहाँ पे कर दी तो देखिए प्राइस इसका कितना ऊपर चला गया। बस इसी को जो है हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि यदि आप चीज़ों की डिमांड बढ़ाना चाहते, डिमांड यदि आप चीज़ों की बढ़ा देंगे तो जो प्राइस है उसका कम हो, यानी सॉरी, यदि आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा प्रोडक्शन चालू कर दिया, तो आपकी जो कीमतें हैं वो घट जाएंगी। यही है लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो कभी भी जो है एक हद से ज़्यादा हमें क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई नहीं करनी है, अदरवाइज हमारा प्राइस जो है चीज़ों का कम हो जाएगा। चलिए, ये डिमांड कर्व मैंने समझा। अब डिमांड कर्व में जो है निगेटिव रिलेशनशिप होता है, हमेशा याद रखिए, डिमांड कर्व में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब
जो है इलास्टिसिटी इन डिमांड कर्व क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोच, यानी कि जैसे मान लीजिए पहले जो है प्राइस आपका इस लेवल पे था, मैं फिर एक बार जूम कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, अच्छे को समझ नहीं आता। तो जैसे मान लीजिए आपका प्राइस जो था पहले, क्वांटिटी आप इस लेवल पे कर रहे थे तो प्राइस आपका P2 था, क्वांटिटी आपकी Q2 थी। उसके बाद जब आपने Q1 प्राइस किया तो आपका प्राइस P1 हो गया। और इन दोनों के बीच में यदि जिस लाइन को हम ड्रा अगर करें इन दो पॉइंट के बीच में, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी इन डिमांड। समझ गए? यानी कि मांग में लोच। तो एक चीज आपने देखी होगी कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस घटता है, यानी कि डिमांड कर्व जो है निगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस एंड डिमांड के बीच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वही चीज यहाँ पे दी गई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली कैसे जाती है, इसका फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स। जैसे मान लीजिए आप जो है 100 चीज कुछ आप 100 आप जो है प्रोडक्शन कर रहे थे 100, ठीक है। परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, आपने 100 प्रोडक्शन कर रहे थे, आपने क्या किया, डिमांड जो है आपने कर दी 120 की, आपने 120 का प्रोडक्शन चालू कर दिया। यानी कि आप 100 का कर रहे थे और आपने 120 कर दिया, 120 का जो है प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो उससे जो होने वाला आपके जो आपके प्राइस में चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। जो आपके प्राइस में चेंज हुआ उसको अभी यहाँ पे लिखिए। यानी कि आपने 100 से 120 जब आपने प्रोडक्शन चालू कर दिया तो क्या उसका प्राइस घटा या बढ़ा, उसको आप यहाँ पे लिखोगे, घटा या बढ़ा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। तो इस फार्मूले से हम जो है निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने जो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स, जैसे मान लीजिए हमने 20% का चेंज किया था, 20% का तो हुआ, 100 का प्रोडक्शन कर रहे थे, है ना, और 120 का करने लगे तो 20% का चेंज हमने किया और उससे जो हमारे प्राइस में फर्क आया वो आया X रुपए का। तो इस तरीके से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, 20 ऊपर रखा जाएगा और जितने रुपए का चेंज हुआ है पिछले दामों की तुलना में, जब 100 था तब तो X था, लेकिन जैसे ही आपने चेंज किया तो वो X से हो गया प्राइस कितना, Y, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, 20/Y% चेंज हुआ, याद रखिएगा परसेंटेज में बात हो रही है। हाँ, तो 100% जब आप 100% जब आप प्रोडक्शन करते थे तब जो है आपका प्राइस था X रुपए, और जब आप 120% का प्रोडक्शन करने लगे तब आपका प्राइस हो गया Y%। अब आपका प्राइस में चेंज कितना हुआ, Y% का, ठीक है। तो यानी कि अब मैं आपको एक बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ अच्छे से, मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैं इन सारी चीज़ों को एक बार इरेज कर देता हूँ, एक बार जब तक समझ नहीं आएगा तब तक काम बनेगा नहीं, जरा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 100 की प्रोडक्शन करता था, ठीक है। मैं ऊपर वाले पेज पे चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं आ चुका हूँ ऊपर वाले पेज पे और यहाँ पे जो है आप देखते हैं, मान लीजिए आप जब 100 का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, तो आपका प्राइस जो था X रुपए था। जब आपने 120 का प्रोडक्शन चालू किया, 120 का, तो आपका जो प्राइस है वो 2X हो चुका, ठीक है, 2X प्राइस हो गया। तो वैसे तो कटना चाहिए डिमांड के नियम से, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। तो आपका देखिए प्राइस में आपने चेंज कितना किया, सॉरी आपने प्रोडक्शन में चेंज कितना किया, 20 का, और प्राइस में आपके चेंज कितना हो गया, X का, है ना, X एक तो हुआ, 2X से X घटा दीजिए, X% का चेंज हुआ और इधर 20% का चेंज हुआ। आपने 20% प्रोडक्शन चेंज किया तो X% का आपका प्राइस में चेंज हुआ। अब इसको जब हम 20/X लिखेंगे तो हमारा जो है इलास्टिसिटी निकल आएगा। समझ गए होगे? अब तो समझ ही गए होगे। तो अब चलिए आगे चलते हैं और आगे आने वाली चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे हमने इसको डिमांड को समझा दिया, डिमांड कर्व भी हो गया। अब जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे एक परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड होती है,
परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, यहाँ पे जो है डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड वाली वो चीज़ें होती हैं जिनमें अगर हम प्राइस में चेंज कर दें तो उसके जो सप्लाई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि लोग खरीदना चालू रखते हैं, प्राइस कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन डिमांड का नियम क्या कह रहा था कि प्राइस अगर बढ़ाओगे तो डिमांड घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है कि आप प्राइस बढ़ा भी देते हो, और ये हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही एक टाइप। इसमें होता क्या है, आप प्राइस तो बढ़ा देते हो चीज़ों का, लेकिन डिमांड जो है वो वैसी ही बनी रहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे दवाएं हो गई, ड्रग्स हो गए, तो इसको जो है लोग खरीदना बंद थोड़ी ना कर देंगे यदि आप प्राइस बढ़ा दोगे। तो इसको हम किस श्रेणी में लाते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। ठीक, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इसमें जो है यदि आप हियर द स्लाइट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड विल काज इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे यदि आप छोटा सा भी परिवर्तन करोगे, समझो ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लो आपने जरा सा भी प्राइस में, यहाँ पे अगर आपने जरा सा भी प्राइस में परिवर्तन किया, आपने चीज़ों की रेट में परिवर्तन किया, तो उससे लंबा इनफाइनाइट क्वांटिटी डिमांड में फर्क आता है। यानी कि डिमांड जो है आपकी इनफाइनाइट घट भी सकती है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है यदि आपने जरा सा भी चेंज करने का ट्राई किया। ये कौन सी डिमांड होती है, ये होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब क्या है, मतलब लोच, मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट इलास्टिक है, मतलब जरा सा आपने चेंज किया तो बहुत तेज बढ़ जाएगा। और ये क्या था, परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब यहाँ पे लोच होएगी नहीं, यानी कि आपने प्राइस में चेंज कर दो कुछ होएगा नहीं डिमांड में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो डिमांड बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी यदि आपने जरा सा भी प्राइस में चेंज किया, स्लाइट चेंज इन प्राइस। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इट इज वेयर अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इक्वालिटी डिमांड। इसमें देखिए बिल्कुल एकदम बराबर का हिस्सेदारी है, जितना परसेंट आप प्राइस में चेंज करोगे उतनी परसेंट आपकी डिमांड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि आप जितने परसेंट आप यहाँ पे चेंज करोगे उतनी परसेंट आपके डिमांड में भी फर्क पड़ेगा। इनके सारे के कर्व आपको दिए गए हैं। आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। आपको जो आज का जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, टॉपिक समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के वीडियो मिलते हैं।